हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नया वीडियो और नया कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है और उसमें आपसे पूछा जाता है कि अगर ये समीकरण के अद्वितीय हल हैं तो किस वैल्यू के लिए, मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है उस हिसाब से p का वैल्यू निकालना है। तो p के किस मान के लिए इसका समीकरण का जो हल होगा वो अद्वितीय होगा। तो जब भी इस तरीके के सवाल होते हैं तो इनको हम कैसे टैकल करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों का एक अद्वितीय हल है। समीकरण नीचे दिए गए हैं। 4x + py + 8 = 0, 2x + 2y + 2 = 0। ये दो समीकरण हैं। इसमें ये शर्त दी गई है कि p का मान बताना है और p का मान ऐसा बताना है जिसके लिए इसका मान अद्वितीय हल हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं दिए गए समीकरण की, दिए गए समीकरण की तुलना किससे करते हैं। समीकरण जो आपका होता है a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर अब ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या हैं, इनको समझिएगा। जो भी समीकरण हमको दिए होते हैं उनमें जो x का गुणांक होता है वो a1 होता है, जो y का गुणांक होता है वो b1 होता है, c1 का मतलब होता है अचर पद। ये पहले समीकरण की बात हो गई। दूसरे समीकरण में जब होगा दूसरा समीकरण तो उसमें x का गुणांक जो होगा वो a2 होगा, y का जो गुणांक होगा वो b2 होगा और जो c2 होगा, मतलब जो अचर पद होगा वो c2 होगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। तो यहाँ से देखो हमको क्या मिलता है। a1 बराबर, पहले समीकरण में आप आ जाइए। यहाँ पर इसको हम कह देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको कह देते हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 में आप जब आ जाएंगे तो यहाँ पर a1 का मतलब x का गुणांक कितना लिखा हुआ है, 4 है। तो यहाँ पर a1 का मतलब कितना हो गया, 4। और b1 का मतलब कितना हो गया, b1 का मतलब हो गया ये y का गुणांक। b1 का मतलब क्या होता है, y का गुणांक। तो y का गुणांक मतलब हो गया, यहाँ पर p है तो यहाँ पर हमने लिख दिया p। और c1 बराबर हो गया इसका अचर पद, यानी कि अगर प्लस का 8 है तो 8 लिखेंगे, अगर माइनस लगा होता यहाँ पर तो हम माइनस का यहाँ पर लिख देते। यहाँ पर भी सेम करते हैं, अगर प्लस लिखा है तब तो नहीं निशान लगाएंगे, लेकिन अगर माइनस लिखा होता तो यहाँ पर माइनस सहित लिखा जाता है। क्लियर है। आगे आइए। अब a2 बराबर देखते हैं कितना है। दूसरे समीकरण में आ जाइए। तो a2 का मतलब x का गुणांक है, कितना, 2। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2। फिर b2 कितना है, b2 का मतलब y का गुणांक, ये भी कितना है, 2। और c2 का मतलब यहाँ पर जो अचर पद है वो कितना है, 2 लिख दिया हमने। यहाँ तक बात क्लियर है। a1 b1 c1 a2 b2 c2 हमने निकाल लिया। अब जो ऊपर कहता है कि समीकरण का एक अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल होने की शर्त क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए, अद्वितीय हल होने के लिए, अद्वितीय हल होने के लिए जब प्रतिबंध जो होता है तो प्रतिबंध क्या होता है, प्रतिबंध होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। समझ गए। मतलब a1/a2
इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, यहाँ इक्वल नहीं लगाएंगे, मतलब यहाँ पर इक्वल लगाने के बाद में एक लाइन से ऐसे काट देंगे, इसको पढ़ते हैं इज़ नॉट इक्वल, मतलब ये इसके बराबर नहीं है। अब यहाँ पर सिंपली हमको क्या करना है, जो हमने वैल्यूज़ ये निकाली हैं इनको यहाँ पर इसकी जगह पर पुट कर देना है, रख देना है। कैसे? a1 की जगह पर हमको कितना रखना है 4, मतलब यहाँ पर हमने रखा 4 बटे में a2 का मान कितना है 2, तो यहाँ रखा 2 बराबर लगा के इसको काट देंगे तो इज़ नॉट इक्वल हो जाएगा। फिर b1 का मान रखेंगे, मतलब p है, और b2 का मान है 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो आप यहाँ से ये 2 कट भी जाएगा, लेकिन आप अगर ऐसे नहीं करना जानते हैं तो आप इसको कैंची गुणा कर लीजिए। तो इसका कैंची गुणा जब आप करेंगे तो आएगा 2p इज़ नॉट इक्वल टू 4 का 2 से करेंगे तो हो जाएगा 8। इसका मतलब p इज़ नॉट इक्वल टू 8 और बटे में 2 से काट देंगे, 2 1 2, 2 चौके 8। मतलब क्या आ गया हमारा, यहाँ पर देखिए p इज़ नॉट इक्वल टू 4। क्या हो गया? p इज़ नॉट इक्वल टू 4। मतलब क्या हुआ कि p का जो मान है वो 4 नहीं हो सकता। यहाँ से समझिएगा, कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि यहाँ पर वो p इज़ नॉट इक्वल टू 4 निकाल के लिख दिए, बस लिख देते हैं आंसर, आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, p इज़ नॉट इक्वल टू 4 है, इसका मतलब ये है कि p का मान 4 नहीं हो सकता, इसके अलावा कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे p बराबर 4, अर्थात 4 के अतिरिक्त प्रत्येक मान के लिए समीकरण का अद्वितीय हल होगा। समीकरण का अद्वितीय हल होगा। ये इस तरह से हम लिख देंगे, मतलब p इज़ नॉट इक्वल टू 4 का मतलब क्या हुआ, 4 के अतिरिक्त प्रत्येक मान के लिए समीकरण का अद्वितीय हल होगा। अब यहाँ पर आप चाहें तो जोड़ सकते हैं, ये भी आप जोड़ सकते हैं, अर्थात 4 के अतिरिक्त p के प्रत्येक मान के लिए समीकरण का अद्वितीय हल होगा। अगर इस तरह से आप लिख देते हैं तो बोर्ड में आपका नंबर नहीं कटेगा। ये आपका सवाल पूरा हो गया है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार इसको दोबारा वीडियो देखिएगा, हो सकता है एक बार में समझ में ना आए पूरा, तो एक बार दोबारा फिर से देखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो आप कमेंट में लिखिएगा, आपको फिर से दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई नया टॉपिक आपके दिमाग में हो तो वो भी आप शेयर करेंगे तो उस पर भी वीडियो बना दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।